हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम एनसीईआरटी क्लास 6 डिस्कस करेंगे, है ना। बारीकी से लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे और डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बने रहेंगे वीडियो में, तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है। एक्स्ट्रा भी डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके यूपीएससी और बीपीएससी के फाउंडेशन के रूप में आप ये इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। और सबसे पहले हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 का डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन। कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे, है ना। तो ये है चैप्टर। तो लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे हम इसमें और उसके बाद उसको बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले रसीदा का सवाल। रसीदा देखिए, एक लड़की का फोटो दिया हुआ है, उसी का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हो। एक्चुअली ये प्राचीन इतिहास है, क्लास 6 में पढ़ना। तो इसमें जो है 2500 साल से पूर्व का इतिहास पढ़ना है। ठीक है। मुख्य रूप से ईसा पूर्व का इतिहास ही पढ़ना है इसमें, है ना। तो इसी में जो है एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि रशीदा एक लड़की है जो अखबार में देखती है। जब देखती है वो सोचती है कि आखिर 100 वर्ष पहले हुआ क्या था, और उसके बारे में हमको स्पष्ट जानकारी कैसे मिल गया, और कहाँ से जानकारी मिल गया, कैसे जानकारी मिला, है ना। तो ये एक बचकानी सवाल है और किसी के भी दिमाग में ये सवाल आ सकता है ना। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है, यानी कि इस पर जब हम बारीकी से अध्ययन करते हैं ना, तब वो बड़ा हो जाता है हमारे लिए, है ना। कैसे पता लगाएं हम कि आखिरकार इतना साल पहले क्या हुआ था, है ना। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, जिसे हम एक दिन पूर्व जानने के लिए रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं और अखबार पढ़ लेते हैं, तो एक दिन पहले की जानकारी हो जाता है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जान सकते हैं। ऑब्वियसली बात है भाई। जैसे एक दिन दो दिन की बात रहे तब तो हम इजीली जान सकते हैं, अखबार पढ़ करके, टेलीविजन देख करके। 8 दिन पहले की जानकारी हो वो भी हमें मिल सकती है। कई वर्ष पहले की जानकारी है तो अगर उस समय लोग जिंदा हों तो हमारे दादे परदादा से भी कुछ समय पहले के बारे में जान सकते हैं। लेकिन 100 वर्ष पहले की बात आती है जहाँ, तो 100 वर्ष पहले की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, यहाँ सवाल है ये। ठीक है। चलिए तो किस प्रकार से हम अपने अतीत को जान सकते हैं वो हम बारीकी से अध्ययन करते हैं, है ना। सस्पेंस थोड़ा रहेगा तो पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमको जान, मतलब क्या क्या जान सकते हैं उसके बारे में, अतीत के बारे में। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं हम लोग। जैसे वो लोग खाते क्या थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटको, आखेटक किसे बोलते हैं, शिकारियों, देखिए स्पष्ट किया हुआ है। शिकारी जो होते थे उन्हें आखेटक बोलते थे, जिनका जीवन जो है वो शिकार पे निर्भर था, यानी कि रोज भोजन संग्रह करते थे और रोज खाना खाते थे, मतलब उसी पर उनका जीवन कटता था। पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कारीगर, संगीतकार, फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। मतलब ये सब हम जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आज से 100 वर्ष पहले इस प्रकार के लोग कैसे रहा करते थे। ठीक है। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, और कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन सी गीत गाते थे, है ना। तो हम इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी ले सकते हैं, यानी कि बचपन से लेकर के 55 तक की उम्र की जानकारी हमको इतिहास से मिल सकती है, प्राचीन समय के। ठीक है। चलिए तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे लोग रहते कहाँ थे। तो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे, है ना। नर्मदा नदी का पता लगाओ, नर्मदा नदी कहाँ है। तो नर्मदा नदी, जैसा कि आप अगर मैप देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि भारत की ज़्यादातर नदियाँ जो है उत्तर भारत की वो हिमालयन नदी है, वही दक्षिण भारत की नदी जो रहेगी, दक्षिण भारत की नदी यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी रहेगी, वो हिमालयन नदी नहीं है। और वही प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो है वो पश्चिम की तरफ दो नदी बहती है,
और यही है नर्मदा नदी ऊपर वाली, ठीक है। तो ये है आपकी नर्मदा नदी, और ये नर्मदा नदी के किनारे का क्षेत्र के बारे में बता रहा है कि लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर लोग, आरंभिक लोग रहते थे, और ये कुशल संग्राहक थे, मतलब भोजन संग्रह किया करते थे, और विशाल जंगल की संपदा से परिचित थे, मतलब जंगल में जो संपदा होता था, जंगली जीव होता था, पेड़ पौधे होते थे, फल फूल कंद मूल, ये सब के बारे में उनको स्पष्ट जानकारी था। भोजन के लिए वे जड़, फल तथा जंगल के अनुत्पाद का यहाँ संग्रह किया करते थे, है ना। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, मतलब शिकार भी करते थे। तो इस प्रकार के लोग रहा करते थे कब, लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी घाटी के किनारे, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ और आगे जानकारी प्राप्त करते हैं इसी क्रम में। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान किर्थर रेंज की तरफ बढ़ेंगे, तो है ना, सुलेमान किर्थर रेंज किधर है, तो अगर भारत का नीचे देखिए मैप दिया हुआ है, हमको बनाने का जरूरत नहीं है। देखिए सुलेमान किर्थर रेंज जो पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान का क्षेत्र जो है सुलेमान श्रेणी, और किर्थर श्रेणी जो है वही है सुलेमान किर्थर रेंज। तो सुलेमान किर्थर रेंज की बात कर रहा है ना, ये सुलेमान उत्तर पश्चिम की सुलेमान किर्थर रेंज में पहाड़ियों का पता लगाएं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती करते थे। तो गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम कहाँ होती थी, तो सुलेमान और किर्थर रेंज में होती थी, है ना। कितना वर्ष पहले, तो 8000 वर्ष पूर्व। तो ये सब कुछ फैक्ट होता है, ये सब आप याद करते चलेंगे। उन्हें भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू भी बनाना शुरू कर दिया था। सुलेमान और किर्थर रेंज के तरफ जो मानव जाति जो रहा करती थी, आदिम जनजाति जो रहा करती थी, वो भेड़ बकरी गाय बैल इत्यादि पशु को पालना भी शुरू कर दिए थे। वे गेहूं की सर्वप्रथम कृषि किए थे। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाएं, है ना। गारो खासी जयंतिया का नाम सुने होंगे, मेघालय में है जी, है ना। देखेंगे क्या बोल रहे हैं, गारो, गारो पहाड़ी के बारे में पूछ रहा है ना, तो चलिए थोड़ा गारो पहाड़ी को भी देख लेते हैं। देखिए इधर मेघालय का क्षेत्र में है, जो प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। मेघालय का जो पठार है, जो गारो खासी जयंतिया, वहाँ 3 पहाड़ी जो है वो भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। वही गारो पहाड़ी के मध्य में वहाँ कृषि का विकास हुआ था। इसी क्षेत्र का स्पष्ट उदाहरण मिलता है, चावल उपजाए जाने का साक्ष्य मिलता है जी, विंध्य पर्वत के उत्तर में भी मिलता है। देखिए विंध्याचल पर्वत है ना, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो है वो नर्मदा नदी बहती है। अब विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित जगह जो था ना, वहां से चावल का साक्ष्य भी मिला है ना। गारो के, गारो पहाड़ी की तरफ और विंध्य पहाड़ी के उत्तर की तरफ चावल का साक्ष्य मिला है। चलिए, तो आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां का पता लगाने का प्रयास करें, ठीक है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदी देखते हैं, ठीक है। सिंधु और उसकी सहायक नदी, चलिए तो सिंधु देखते हैं। उत्तर भारत की नदियां हैं। सिंधु जो है वो कहाँ से निकलती है जी, तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है। और ये अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती है कराची के पास, ठीक है, पाकिस्तान होते हुए जाती है। तो सिंधु और इसकी सहायक नदी का पता लगाएं, तो सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदी है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती है। चलिए सहायक नदी को भी क्लियर कर दिया कि सहायक नदी किसे कहते हैं, तो वो जो बड़ी नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, है ना। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी घाटी के किनारे कुछ जो है सभ्यता का विकास हुआ था। कितना वर्ष पूर्व, आज से 47 वर्ष पूर्व जो था। इसकी सहायक नदी के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का भी विकास हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व, है ना।
तो वही है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो स्पष्ट जानकारी मिलती है ना, उसी के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब देखिए गंगा और इसकी सहायक नदी का भी पता लगाएंगे। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाएंगे। तो अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो मुझे लगता है इसकी स्पष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए कि सोन नदी है। सोन नदी कहाँ है? ठीक है, सोन नदी कहाँ है, इसकी स्पष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए थोड़ी। चलिए थोड़ी देख लेते हैं हम भी। ठीक है, थोड़ी मैप जो है मेरा रफ बनता है, लेकिन ये रफ भी आप लोगों के लिए काफ़ी टफ होने वाला है ना। तो ये है सोन नदी, इधर आपका बिहार में बहेगा, यहाँ से गंगा निकलेगा और यहाँ चला जाएगा बंगाल की खाड़ी में, ये सोन नदी हो जाएगा। तो गंगा और इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाएं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। ठीक है, मगध के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना, मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी। तो ये सोन नदी के किनारे में था। सोन नदी और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित था, जो मगध की राजधानी कभी हुआ करती थी। और उसी के दक्षिण में राजगृह, जो पंच पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वो भी मगध की राजधानी हुआ करती थी। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। और ये उस समय क्या चर्चा कर रहा है, जब विश्व में 16 महाजनपद का काल चल रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये है इतिहास का कुछ इंटरेस्टेड जानकारी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब देखो, भोजन और आखेट की तलाश में लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। उसके साथ ही इस समय जो व्यापारिक उद्देश्य भी, यानी कि लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु ही एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, है ना। व्यापारिक उद्देश्य भी एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरे भी होता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। यानी कि लोग पर्वत के पार भी यात्रा करते थे, रेगिस्तान से होकर के भी यात्रा करते थे, नदी से भी यात्रा करते थे। मतलब ये सब रोका करती थी लोगों को, ये सब से यात्रा करने में उनको जोखिम होता था, लेकिन फिर भी यात्रा करते थे। ठीक है, अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अभी जैसा कि हम डिस्कस किए, ये आखेटक जब हुआ करते थे शिकारी लोग, तो शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। उसी प्रकार से जब वो सभ्य समाज के रूप में बदले, तो व्यापारिक उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, घूमने के उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। ठीक है, तो किन किन उद्देश्य से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे? तो व्यापारी अपने काफिले लेकर के जाते थे वस्तुओं को बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए। फिर जो है ये शासक जो है क्षेत्र को विजय हासिल करने के लिए, जीतने के लिए जाया करते थे। देखिए ये सब का उदाहरण स्पष्ट मिलता है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है वहाँ व्यापार होता था, उसका दिलमुन सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, ये मिस्र की सभ्यता से, फिर इधर यूनान से, ये सब से व्यापार हुआ करता था। इसका स्पष्ट उदाहरण मिलता है, इसमें कुछ सिक्का मिला है यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में, ये विदेशी जगह का। ठीक है, तत्कालीन समय का। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए व्यापारिक उद्देश्य के साथ साथ विजय प्राप्त करने के लिए भी लोग जाया करते थे। अब जैसे मौर्य साम्राज्य में देखे होंगे कि जो है कहाँ तक मौर्य साम्राज्य अपना शासन क्षेत्र बना लिया था जी। तो ये जो था, ये अफगानिस्तान हो गया, ये इधर ईरान हो गया, तो ये सब क्षेत्र दक्षिण पश्चिम ईरान तक, ये पूरा मौर्य जो है इतना दूर तक अपना अधिकार क्षेत्र बना लिया था ना, ये पूरा क्षेत्र ये मौर्य का था। तो विजय के उद्देश्य से भी लोग जाया करते थे। इसी क्रम में सिकंदर भी आया था अपने मनसा लेकर के भारत को जीतने के लिए, लेकिन यहाँ व्यास नदी के किनारे, है ना, जब देखा महापदम नंद के घनानंद का सैनिक खड़ा, तो उसके जो सेना थे वो हार मान गए। और सेना जो पहले ही डर गए, उसके सेना, हम उस साइड जाएंगे ही नहीं, हाथी तो हम देखे ही नहीं जिंदगी में, इतना विशाल भी कोई जानवर होता है, एक लात से कुचल के रख देगा सबको। तो वैसा शासक जो खुद से नहीं हारा था, वो अपना सेना से हार गया। ठीक है, सिकंदर वापस लौट गया व्यास नदी के किनारे से। तो मतलब विजय के उद्देश्य से भी लोग आया करते थे। धर्मगुरु शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे जाया करते थे।
कुछ लोग नए रोचक स्थान की खोज की चाह में उत्सुकता से यात्रा करते थे। यात्रा में लोग एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता था, ठीक है। तो ये उद्देश्य था, मतलब ये था कि लोग यात्रा किया करते थे। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज भी तो लोग यात्रा करते हैं ना। तो यात्रा का बहुत सारा कारण हो सकता है जी। रोजगार कारण हो सकता है उसका, है ना, रोजगार कारण हो सकता है, अनुकूल व्यवस्था हो सकता है, अनुकूल व्यवस्था हो सकता है ना। उसके बाद सुख सुविधा हो सकता है, अनु जलवायु हो सकता है, जलवायु हो सकता है, ठीक है। मनोरंजन हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, विभीषिका हो सकता है यात्रा का कारण, विभीषिका हो सकता है ना। उसका व्यापार हो सकता है। तो ये सभी कारण है वर्तमान समय में आज के लोगों की यात्रा का कारण। तो आप जा करके इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लिया करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को कहाँ बढ़ने बोल रहा है? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखें। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप में प्रकृति सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोग के लिए इन सीमा को पार करना आसान नहीं था। देखिए जैसा कि भारत के बारे में बता रहा है कि पहाड़ी, है ना, भारत के उत्तर में जो है क्या स्थित है जी? तो हिमालय पर्वत उत्तर में स्थित है ना। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, इधर देखा जाए तो। और हिमालय पर्वत इधर स्थित है। दक्षिण में पूरा समुद्र है, इधर भी पर्वत है, सुलेमान तीर्थर श्रेणी है, यहाँ हिंदुकुश पर्वत है। तो भारत जो है वो चारों तरफ से पर्वत सीमा से घिरा हुआ है, यानी कि प्रकृति सीमा का निर्माण करती है उपमहाद्वीप। इसी कारण इसको उपमहाद्वीप बोलता है ना भारतीय क्षेत्र को, है ना। जिन्होंने ऐसा चाहा ऐसा कर सके, वो पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। और उपमहाद्वीप के बाहर कुछ लोग आए और बस गए, है ना। मतलब इनमें से कुछ ऐसे चाह रखने वाले थे कि इन बाधाओं को क्रॉस करके भी, ये पर्वत रूपी बाधा को क्रॉस करके, ये हिमालय रूपी पर्वत को बाधा को क्रॉस करके, ये समुद्र रूपी बाधा को क्रॉस करके इस उपमहाद्वीप में आए और इस उपमहाद्वीप में बस गए, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग थे, व्यापारिक उद्देश्य से आए और भी विभिन्न उद्देश्य से आए, ठीक है। इस आवागमन में हमारी संस्कृति जो थी, और इस सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। और कई सौ वर्ष से लोग पत्थरों को तराशे, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने का नया तरीका के बारे में एक दूसरे से विचार अपनाते रहे, है ना। मतलब ये जो आवागमन होता है विदेश से, इसमें क्या होता है? सांस्कृतिक जो है मिलावट होता है ना। पत्थर को तराशने, इंजीनियरिंग का विकास होगा, संगीत का विकास होगा, दो लोगों की परंपरा मिलेगी, नए नए भोजन और व्यंजक आएंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे संस्कृति का विकास के रूप में देखेंगे, जैसे अरेबियन भारत में आए तो अरबी संस्कृति का विकास हुआ, आर्यंस आए तो अरबी संस्कृति, आर्यन संस्कृति मिला, है ना। पत्थर तराशने का अगर स्पष्ट उदाहरण देखेंगे तो देख सकते हैं अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो कई सारा जो है शिला लेख है, शिलालेख है, स्तंभ है। वो कहा जाता है कि उसका जो है वो प्रेरणा मिला था यूनान से, है ना। तो ये सब किस कारण हुआ? लोगों के आवागमन के कारण। भोजन व्यंजक जैसे सेवई हो गया, सेवई हो गया, फिर बिरयानी हो गया, ये सब जो है वो विदेशी व्यंजक था, विदेश से आया था, है ना। उसके बाद खैनी वगैरह हो गया, आगे आने वाले समय में डच वगैरह लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये जो है आवागमन से जो है ये सब का मिलता है, ये सब एक देश से दूसरे देश में स्पष्ट रूप से ये पता चलता है, ठीक है। चलिए तो हम अब आज का क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है।